हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का गणित का वायरल पेपर कराया जा रहा है। ये पेपर संख्या 2 है। एक पेपर आपको करा दिए, एकदम डिटेल से कराए हैं। अभी तक उस पेपर का हल नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं एकदम डिटेल से कराने वाले हैं, जिससे आपको 1 मार्च के गणित के पेपर में प्रश्नों को हल करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी प्रश्नों को एकदम व्याख्या के साथ हल कराएंगे, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और सभी प्रश्नों को एकदम समझ लीजिए। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है प्रश्नों पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आप सभी को बताया जाएगा। समझ में आ गया। तो ये देख सकते हैं 2025 का गणित का वायरल पेपर है। ये पेपर का सेट देख सकते हैं कि DW है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको अनुक्रमांक लिखना रहेगा, नाम लिखना रहेगा। ये हर पेपर में आप सभी को बताते चले आए हैं। देखिए यहाँ पे पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक टोटल 70 नंबर का आपका रहता है। समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पे नोट दिया गया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा इस प्रश्न पत्र को पढ़ना रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसका उत्तर OMR सीट पर देना रहता है। अभी तक आप हिंदी का पेपर दे चुके हैं तो आपको OMR सीट भरना और किस तरह बोर्ड के एग्जाम में भरना रहता है सब आपको तरीका पता चल गया होगा, ठीक है। देखिए OMR उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है, न इरेजर न वाइटनर, इन सभी का कदापि प्रयोग मत कीजिएगा। खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके कराए जाएंगे। फिर इस खंड के कुल 5 प्रश्न रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी कि आप जब प्रश्न को हल कीजिएगा तो प्रत्येक प्रश्न के जरूर ध्यान से पढ़ के हल कीजिएगा। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिएगा। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप अवश्य लिखें। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक, उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो इस चीज़ को एकदम आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रश्न को हल कीजिएगा चित्र आपको खींचना है। आपको चित्र खींचने का तरीका भी सब तरीका आपको बता देंगे। समझ में आ गया ना। तो चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो ये आपके सामने प्रश्न है। देखिए खंड अ जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में है, तो आप दोनों लैंग्वेज देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हिंदी में बताएंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखना होगा तो इसके नीचे इसका इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है, इसको समझ सकता है देख के। यहाँ पे देखिए आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या आपको बताना है। देखिए परिमेय संख्या मतलब क्या होता है कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो सभी परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो ए वाला आप इसमें सही का निशान लगा दीजिए। यानी ए वाला ऑप्शन क्या है आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कड़ी में 3 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। 0.1 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 0.10 ये है तो ये भी क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या। जबकि परिमेय संख्या पूछा है तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसका इंग्लिश लैंग्वेज है, पहले वाला नंबर ही सवाल है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर का सवाल। देखिए इस सवाल को आप डिटेल में भी हल कर सकते हैं और ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऑप्शन से आपको बता देते हैं कि कैसे ऑप्शन से हल करेंगे। तो देखिए ऑप्शन से हल करना रहेगा तो x + y = 10। इसमें 2 ऐसा मान लीजिएगा जिसका दोनों मानों का योग इतना होना चाहिए। चलिए जोड़ के देख ले, 5 × 7, इसका मतलब 10 आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 7 × 3 = 10, तो 7 × 3 = 10 तो आ रहा है, सही है। देखिए 7 में 3 माइनस प्लस होगा तो घटेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, 4 हो जा रहा है। देखिए -7 - 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 10 होगा लेकिन -10 होगा, जो कि आपको लाना कितना +10। तो ये वाला 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 होएगा। तो आप इसे ट्रिक भी लगा सकते हैं इन सवालों में। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए इस प्रकार से कुछ प्रश्न ऐसे आपको बताएंगे जो ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो इसको आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
तो देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए आपको जो ट्रिक से हल करने लायक है तो ट्रिक से बताएंगे, जो लॉन्ग विधि से समझाने लायक है उसको लॉन्ग विधि से समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा है, इसका इंग्लिश में है, ये इसका इंग्लिश लैंग्वेज देख सकते हैं। देखिए यहाँ तीसरा नंबर का प्रश्न है कि बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको बता देते, इसको जरूर याद रखिएगा, प्रश्न बहुत आता है। ये 5,9 दिया है इस तरह, यानी ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। इस प्रकार से पूछेगा, जब y अक्ष से दूरी पूछा है तो आपको x का मान बताना है। किसका मान, यहाँ x का मान कितना है 5, इसमें तो ऑप्शन आपका 5 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी प्रश्न में आपसे क्या पूछ देता है, यहाँ पे पूछता है आपसे, कभी कभी इसी सवालों में चेंज कर देता है, पूछ देता है x अक्ष से दूरी। जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो उस समय y का मान बताइएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को जानते रहिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी सवाल आने वाले हैं। चौथा नंबर देखिए, कह रहा है यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई बताइए। देखिए कैसे बताएंगे इसको, देखिए आपको हल करके समझा रहे हैं। देखिए आप क्या दिया, समकोण त्रिभुज दिया है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब क्या हुआ कि ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक भुजा दिया है 5 कड़ी में 2, तो ये 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, यानी इसका मतलब ये कर्ण होता है, इसी को पूछ रहा है। कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ मान के हल कर लीजिए। देखिए कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है 5 कड़ी में 2, तो 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब कितना है 5 कड़ी में 2 है, तो 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर कर लीजिए। देखिए अलग से आपको स्क्वायर करके बता दें इसका मतलब क्या होता है। देखिए 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 कड़ी में 2 गुणे 5 कड़ी में 2, इसका स्क्वायर का मतलब ये होता है। देखिए 5 के 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, और कड़ी 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा 50, इसका मतलब इसका स्क्वायर कितना होगा 50 होगा। इसी प्रकार से इसका स्क्वायर कितना होगा 50 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर आपका ये होगा। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 50 में 50 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने का नियम है कि दोनों पक्षों का आप कर्ण ले लीजिएगा। ठीक है, जब कर्ण लेंगे दोनों पक्षों का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो कर्ण को हटाते कर्ण बाहर निकल जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। यहाँ ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन में देखिए ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 था, आपका कर्ण आ गया था। चलिए ऑप्शन भी लगा दिए हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी देखिए ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं, विस्तार से भी समझा देंगे, ट्रिक से भी समझा देंगे इस सवाल को। देखिए क्या है आपका कि साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश का मान आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल होता है इसको लगाना। देखिए पहले तो ट्रिक समझ लीजिए, इसका ट्रिक क्या है। आप देखिए जब भी इस तरह साइन और कास देगा ना, यहाँ पे देखिए आपका 18 अंश होगा और 72, इसको 18 72 को जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा। और जब ये 90 अंश आपका आएगा ना, तो देखिए साइन और कास बीच में माइनस है, इसका मतलब ये इससे कट जाता है, तो कितना आ जाएगा, जब कटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बी वाला तो हो गया। ये था ट्रिक, लेकिन लगाने का तरीका क्या होता है, तो चलिए लगाने का तरीका समझा देते हैं आपको। कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है कास स्क्वायर 90 माइनस, अब बताइए कि 90 माइनस कितना करेंगे कि आपका 18 होगा, तो आप करेंगे 72 अंश। कितना करेंगे 72 अंश। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये ऐसे नहीं करना, आप ऐसे मत कीजिएगा। इसको देखिए साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखिएगा साइन स्क्वायर, यहाँ देखिए 90 लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 हो जाएगा, तो 90 में से आप कितना घटाएंगे 72, यानी कि 90 में से यदि 72 घटाएंगे तब ये 18 होगा। ये हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर 72 अंश कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जाता है कास, तो ये कास हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर, और थीटा की जगह 72 तो 72 कर लीजिएगा, माइनस कास स्क्वायर 72 अंश। अब देखिए जब दोनों बराबर तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यही ट्रिक के माध्यम से बताएं कि आप उस प्रकार से लगा सकते हैं, चाहे आप ऐसे लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना, तो दोनों विधि आपको बता दें, जो आपको सही लगेगा उस विधि से आप लगा लीजिएगा। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, क्या है
करा किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होगा। ठीक है, विषम पूर्णांकों का रूप पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक क्या होगा। करा किसी धनात्मक सम पूर्णांक, यानी कि ये सम पूर्णांक दिया है आपका। यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपका, यहाँ पे सवाल में दिया है कि ये सम संख्या आपका क्या दिया है, सम संख्या p है। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या p दिया है, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या जो होता है p से एक अधिक होगा, यही होगा p+1। जैसे आपका सम संख्या 2 है, विषम संख्या 3 है, तो ये बताइए कि 2 से आपको 3 पे जाना है, तो इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 3 में जाएंगे ना। तो वही होता है कि जितनी भी सम संख्या है यदि आप उसमें 1 जोड़ देते हैं तो आपको विषम संख्या मिल जाता है। तो p+1 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा लगाएंगे, बी वाला ऑप्शन सही लगाइएगा। समझ में आ गया ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न आपसे। देखिए यह है आपका 7वां नंबर का प्रश्न। 7वां नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि संख्याओं 7, 8, यक्स 11, 14 का माध्य दिया है यक्स है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब माध्य देता है तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, देखिए सभी आपको बहुत डिटेल में बताएंगे ना, इसीलिए कह रहे हैं कि सिर्फ आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, सभी फार्मूला का रिवीजन आपका हो जाएगा। माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटा के पदों की संख्या, पदों की संख्या। देखिए माध्य दिया है आपका कितना, माध्य दिया है यक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए जहाँ पे माध्य वहाँ पे यक्स लिखिए, यक्स हो गया बराबर सभी पदों का योग, जितना पद इसका जोड़ लीजिए। देखिए कितना है, 7 + 8 प्लस यक्स दिया है प्लस 11 दिया है प्लस 14 दिया है और बटा में पदों की संख्या कितना है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5 है तो पदों की संख्या 5 हुआ। अब इसी को हल कर देंगे, यक्स का मान हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है कि 5 का इधर तिर्यक गुणा कर सकते हैं, 5 का यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये जोड़ लीजिए, देखिए 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 11 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 26, 26 में आप जोड़ लीजिए 14 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, एक बार जोड़ लीजिएगा, जोड़ घटाने में गलती नहीं होना चाहिए, प्लस x हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे जब जोड़ेंगे ना सही से जोड़ेंगे तो यहाँ पे 40 होगा ना, 45 लिखे 40 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, इसको उठा के इधर लेंगे -x हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, घटाएंगे कितना होगा 4x बराबर 40। तो यक्स का मान क्या होगा, 4 को 95 कर लीजिए, 40 बटा के 4, तो यहाँ पे यक्स बराबर कितना होगा, 4 से कटेगा 10 बार में, तो यक्स का मान आया 10। और यही यक्स का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पे दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर का सवाल है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे कंडीशन आपका मूल समान, जब मूल समान होता है तो उसका कंडीशन होता है आपका b² - 4ac होता है, ये तो होता है कंडीशन बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया उसी रूप में सोचिएगा, सी का मान ज्ञात करना है तो पहले इसको इधर पक्षांतर कर लीजिएगा, तो b² बराबर यह क्या हो जाएगा 4ac होगा। सी का मान ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, तो b² बटा के 4 आ जाएगा इस साइड, तो बराबर सी हो जाएगा। और यही ऑप्शन में खोजिए सी का मान b² - 4ac कहाँ पे दिया है। तो जब आप देखेंगे सी का मान b² 4a, तो ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी बराबर क्या है, b² / 4a है। समझ में आ गया ना। ये आपका 9 नंबर का सवाल है कि दिए गए चित्र में यदि AD जो है, AD का मान दिया है x + 3 और DB का दिया है 3x + 19 और AE का दिया है x, तो C का मान दिया है 3x + 4, तो DE समानांतर BC तो x का मान। तो देखिए ये भुजा जब इस भुजा के समानांतर दिया रहता है ना, तो इसके भुजाओं का अनुपात, यानी इसकी भुजा इस भुजा के साथ और इसकी भुजा इस भुजा के अनुपात में बराबर होता है। तो चलिए इसको इसी पे लगाते हैं, पहले भुजाओं का अनुपात बताते हैं। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे AD बटा के DB बराबर होगा AE बटा के EC। अब यहाँ मान रख लीजिए, AD का मान कितना दिया है, x + 3 दिया है, और DB का मान कितना दिया है 3x + 19 दिया है, बराबर है AE का कितना दिया है x और इसका कितना दिया है 3x + 4। अब इसको हल करना है, चलिए देखिए कैसे हल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं, x + 3 का गुणा किस में करना है, 3x + 4 में, फिर इसके बाद इसका इसमें करना है तो x गुणे 3x + 19 में कर लीजिएगा।
अब गुणा कीजिए। देखिए गुणा करने का तरीका क्या होता है, यक्स का पहले गुणा करना था, यक्स का पहले 3x में करेंगे कितना होगा 3x², फिर यक्स का 4 में करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। इसी प्रकार 3 से करेंगे तो प्लस 3 के 9x हो जाएगा, प्लस 3 का 4 में करेंगे 3 चौक को 12 हो जाएगा, बराबर। देखिए यक्स के इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा। हो गया गुणा। देखिए 3x² इस साइड भी है, 3x² इस साइड भी है, और प्लस और बराबर चिन्ह है तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए यक्स को हल कर लीजिए, 9x में 4x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, और प्लस 12 बराबर कितना है आपका 19x है। अब 13x को इधर पक्षांतर कर लीजिएगा तो 12 है, इधर हो जाएगा 19x, 13x से उठा के इधर लाएंगे तो -13x हो जाएगा। तो देखिए 12 हो गया, अब घटा लीजिए तो 19 में से 13x घटाएंगे कितना बचेगा 6x, तो x का मान ज्ञात करना, 6 को पक्षांतर कर लीजिएगा, 6 और बटा में मतलब 12 बटा के 6 हो जाएगा x, 6 से कटेगा कितने बार में 2 बार में, तो यहाँ पे x का मान कितना आया 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हल करके इस सवाल को लगाइएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा x बराबर 2। अब आंसर देखते हैं कि x बराबर 2 कहीं दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन में चारों ऑप्शन में देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप लगाइएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए आपका 9 नंबर का सवाल हो गया था, 10वां नंबर देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अभी समानांतर माध्य का फार्मूला बताए हैं, बस आपको क्या करना है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या लिखना है। तो देखिए 1 से 10 तक के बीच में धनात्मक सम संख्या लिखेंगे तो देखिए 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इसके अलावा 10, इसलिए 10 तक का है तो 10 तक पूरा रहेगा। तो ये क्या हो गया धनात्मक संख्या हो गया। समानांतर माध्य क्या होता है, देखिए समानांतर माध्य निकालेंगे इसका, समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है कि सभी पदों का युक्त जोड़ लीजिए। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और बटा में कितना पदों की संख्या होता है जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 पद है 5। अब सबको जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, देखिए आपका 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 10 20, 8 और 2 जोड़ेंगे 10, कितना हो जाएगा कुल मिला के 30 हो जाएगा, और बटा में 5 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए 5 से कटेगा कितने बार में 6 बार में, तो इसका समानांतर माध्य कितना हो जाएगा आपका, ठीक है देख सकते हैं 6 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप 11 नंबर का। देखिए 11वां प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ रहा है, इस प्रकार से भी सवाल आपका आता है। तो चलिए इस सवाल 11 नंबर के सवाल को लगाते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपका सवाल हो गया था, यहाँ से 11 नंबर का सवाल देखिए। कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो पहले 156 का एलसीएम निकालेंगे, जैसे लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है उसी तरह इसको गुणनखंड कीजिएगा। पहले कितना से करेंगे 2 से, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से होगा, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 के 3, तितली के 9। अब देखिए 13 से सिर्फ 13 से ही कटता है, 13 से 13। अब इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए कितने हैं 2 बार है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 3 और गुणे 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पे दिया है, 2 पे 2 घात, पहले देखिए कहाँ पे, देखिए 2 पे 2 घात यहाँ पे, 2 पे 2 घात यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 11 दिया है, 11 है नहीं, कितना है 13। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिला सकते हैं 2 पे 2 घात और 3 गुणे 13, समझ में आ गया ना। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या दिया है आपका, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक, तो इसका मतलब होगा पहले माध्य इतना दिया और बहुलक बाद में 12 दिया है, तो इसका माध्यक आपसे पूछ रहा है। तो आपको केवल फार्मूला पता होना चाहिए, सवाल तो आसानी से निकाल लेंगे। देखिए बहुलक बराबर फार्मूला आपका होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यक, क्या दिया माध्यक ना, तो 3 गुणे माध्यक 2 गुणे माध्य, इसी को रख के हल कर लीजिए। देखिए बहुलक कितना दिया है 12, इसलिए देखिए बहुलक बाद में तो 12 हो जाएगा, बहुलक 12 है। 3 गुणे माध्यक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे माध्यक लिख लीजिए इस तरह कि माध्यक है ज्ञात करना है आपको। माने 2 गुणे माध्य कितना है, तो माध्य 24 है तो 24 लिख लीजिए, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक लिखिएगा, माइनस 2 चौकवार 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब 48 को इधर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 12, माइनस 48 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 गुणे माध्यक हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा, 8 2 10 होगा, 4 1 5 6 होगा, ये हो जाएगा 3 गुणे माध्यक होगा।
आपको माध्यक का मान ज्ञात करना है तो 3 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो 60 हो जाएगा, और ये 3 को पक्षांतर करेंगे बटा में 3 हो जाएगा, और ये माध्यक हो जाएगा। तो देखिए 3 से कटेगा कितने बार में 20 बार में, इसका मतलब माध्यक कितना हुआ 20। चलिए ऑप्शन में देखिए माध्यक 20 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन चलिए तो देखिए आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सवाल को लगाइएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का देखिए, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का जब सवाल देगा और इस प्रकार से कोई भी अक्षर का मान पूछता है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको फार्मूला उसमें ज़रूरत नहीं है, बस x से x की तुलना कीजिए, y से y की तुलना कर लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। देखिए x का गुणांक कितना है 2, और 2 बटा में x के यहाँ पे गुणांक कितना है 4, 2 बटा के 4 हो जाएगा बराबर। इसी तरह y का गुणांक कितना है 3 बटा के, यहाँ पे y का गुणांक कितना है k। ठीक, अब यहीं से बस या इसके अलावा और देखिए जैसे इसके साथ कोई अक्षर नहीं है तो ये 5 हो जाएगा, और बटा में ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसी में केवल तुलना कर लेंगे, आपको के का मान चाहिए तो इन दोनों का तुलना कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बहुविकल्पी में जैसे बता रहे इसी तरह हल कीजिएगा। देखिए आप क्या कीजिएगा 2 से कट रहा है, 2 1 2 और 2 दूना के 4 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे k का गुणा 1 में तिर्यक करेंगे ना, k का गुणा 1 में करेंगे तो k हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, तो k का मान कितना आएगा आपका 6। तो इस प्रकार से जब भी आपको ऐसे सवाल पूछेगा ना तो आपको जैसे बताया अनुपात में लिख के इस तरह आप हल कर लीजिएगा। तो k का मान कितना आ गया आपका 6, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि बहुत सिंपल तरीका से लग सकता है, जैसे समझा रहे उस तरह समझने का प्रयास कीजिए। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, इसको लिखिएगा। आप कैसे लिखेंगे इस सवाल को 14 नंबर का। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया है तो यहाँ पे त्रिभुज ABC बनाइए, और कैसा त्रिभुज समबाहु ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए ABC है, ठीक है। यहाँ पे कह जो D भुजा है BC का मध्य बिंदु है, तो ये BC इसका मध्य बिंदु क्या है D है। त्रिभुज ABC और BDE, देखिए यहाँ पे क्या दिया BDE दिया है, तो D हो गया तो B इधर E ले लीजिएगा और इसको यहाँ पे मिला लीजिएगा, ये E हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे भुजा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होता है, तो यहाँ पे भुजा आप ले लीजिए। देखिए कैसे लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा को हम मान लेते हैं क्या होगा x होगा। ये पता है कि जब यहाँ से यहाँ तक पूरा भुजा x होगा, और D जो होता है BC का मध्य बिंदु है, तो इसका आधा क्या होगा, ये वाला भुजा होगा, तो x बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ अनुपात जब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये जो होता है अनुपात में बराबर होता है भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा का क्या होता है, त्रिभुज ABC के भुजा, तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज ABC की भुजा क्या लेते हैं, BC लेते हैं, यानी BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, और बटा में यहाँ पे त्रिभुज BDE की भुजा क्या है, ये है, BD का क्या हो जाएगा, यहाँ पे BD का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बस आपको क्या करना है, मान रख लेना है। देखिए BC का कितना है x है, तो x के स्क्वायर हो जाएगा। BD के भुजा कितना है, ये x बटा के 2 है, तो x बटा के 2 का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को केवल हल कर लीजिए, क्या होगा देखिए ध्यान दीजिए, x स्क्वायर बटा के इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बटा के 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। जब ये बटा के बटा आता है तो इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, x स्क्वायर गुणे 4 ऊपर चला जाएगा और x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, बचेगा कितना 4, और हर में कितना बचेगा 1। देखिए इसको अनुपात में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, इसको अनुपात में लिखना रहेगा तो 4:1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 4:1। और चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाना था। तो यहाँ पे कंसेप्ट जानते रहिए। कंसेप्ट आपको क्या जानना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो होता है, उसके भुजाओं का अनुपात रहता है, लेकिन वर्ग के अनुपात के रूप में रहता है। इस चीज़ को जानते रहिएगा, ठीक है। मेन कंसेप्ट यही है आपका। अगला सवाल देखिए 15 नंबर का सवाल आप कैसे लगाएंगे। अब ये 15 नंबर का सवाल आपके सामने है। यदि cos A = 7/25 तो tan A + cot A का मान ज्ञात कीजिए। पूरा विस्तार से समझिए, ठीक है। सभी सवालों को एकदम विस्तार से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए cos A बराबर दिए, पहले देखिए cos A का फार्मूला क्या होता है।
तो कितना दिया है मान 7/25। और इसका फार्मूला क्या होता है कास ए का फार्मूला होता है आधार बटा के कण होता है। क्या होता है आधार बटा के कण होता है। इसका मतलब आधार हुआ 7 और कण हुआ आपका 25। tan काट के रूप में इसको हल करना है तो क्या यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यह फार्मूला लगाएंगे सिंपल वाला। यहाँ कर्ण कितना है 25 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आधार कितना है 7 का वर्ग हो जाएगा। लंब ज्ञात करना, चलिए लंब ज्ञात कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49 और लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 625 में से 49 क्या करेंगे इधर 95 करें तो -49 हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब 625 में से 49 घटाएंगे तो 576 बचेगा। अब घटा लीजिएगा 15 में से 9 जगह 6 बचेगा, 11 में 4 गया 7 और 5 बच जाएगा। यहाँ लंब का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने का नियम है कि दोनों पक्षों का आप क्या ले लीजिएगा करोड़ी ले लीजिएगा। अब यहाँ 576 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 का, यह लंब हो जाएगा। यानी लंब का मान कितना आ गया आपका 24 हो गया। ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये है tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं tan a बराबर tan a प्लस cot a बराबर, अब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए tan a का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला रख के वही मान रख देंगे। तो tan a का फार्मूला होता है लंब बटा के आधार, और cot a का फार्मूला क्या होता है आधार बटा के लंब होता है। एक दूसरे को उल्टा होता है, यह फार्मूला होता है। यही मान रख लीजिए। लंब का मान कितना है 24, आधार का मान कितना है तो सवाल में आ जाइए। आधार का मान 7 दिया है तो यहाँ 7 रख लीजिए। यही उल्टा आधार क्या हो जाएगा 7 और लंब क्या हो जाएगा 24। अब इसी को हल करना है। ठीक है। देखिए कैसे हल करेंगे, तिरिया गुणा इसका यहाँ पे और नीचे का नीचे, जैसे भिन्न का जोड़ घटाना हल किया जाता है उसी तरह हल करेंगे। 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा। 7 का 7 में गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। ठीक। और नीचे का नीचे कर लीजिए। 7 का 24 में तो देखिए 7 चौक को 28 हासिल 2 लगा, 7 दूना का 14 15 16 168 हो जाएगा। ऊपर वाला जोड़ लीजिए। 576 में जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखिए 168 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन में 625 बटा के 168, तो ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए आपके सामने 16 नंबर का सवाल है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। करें यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है क्या होगा। ठीक है। देखिए आपको क्या करना है कि जैसे इस सवाल को हल करना है, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे आगे तक बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद इसको बताते हैं। देखिए कहने का मतलब दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि R1 का मान दिया है 4 और R2 का मान क्या दिया है 3, यानी दो वृत्त है तो 2 त्रिज्या होगा। इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। तो चलिए पहले क्षेत्रफल निकालते हैं दोनों का। तो देखिए क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है। जैसे कहने का मतलब एक वृत्तीय है, एक वृत्तीय है, इसका क्षेत्रफल ये होगा, इसका क्षेत्रफल ये होगा, फिर दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं। देखिए पाई है तो पाई लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा पल कामन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें कह रहा है ना कि वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा वृत्त बनेगा और कह रहा है इसकी त्रिज्या ही आपको ज्ञात करना है। तो इसके बराबर इसका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा पाई, इसको ले लेते हैं सिर्फ आर का स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई का आप काट दीजिएगा जब कॉमन है तो यहाँ पे मान रख लीजिए। R1 का मान क्या है 4 का स्क्वायर, R2 का मान कितना है 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, बराबर कितना होगा आपका R स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तितली के 9 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पक्षों को कड़ी ले लेंगे। 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। R कितना हो जाएगा तो R बराबर कितना हुआ आपका 5 हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाना था। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
देखिए 17 नंबर का जो सवाल है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल आपको बताना है कि इसका मूल क्या होगा। इसको हल करके पूरा आपको बताते हैं। ऐसा तो लगाने के लिए ऑप्शन से भी लग जाएगा, लेकिन आपको हल करके समझाते हैं कि जैसे इस प्रकार का सवाल आपका 4 नंबर में 2 नंबर में दे देगा तो कैसे आप लगाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या है, 0 है। गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि इसका यहाँ पे गुणा किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 का 1 में गुणा करेंगे 10। अब देखिए ऐसे बराबर 2 बराबर भाग में तोड़ना है कि गुणा करें तो 10 है और जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो कितना लेंगे, 5 और 2। देखिए 5 दूना के 10, 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 और यहाँ पे एक्स हो जाएगा माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 5 के एक्स में करेंगे 5x। देखिए जब कोष्टक पर माइनस का चिन्ह होता है अंदर का चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस होता है प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस 10 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इसमें देखेंगे तो x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। ठीक, यहाँ से देखिए कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर कितना x माइनस 5 हो जाएगा और बराबर 0। देखिए x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ से प्लस 2 बच जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर दिखा लीजिएगा, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 5, इसको 5 छांदा कर लीजिए प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x प्लस 2 बराबर क्या है आपका 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 2 को 5 छांदा कर लीजिएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका मूल कितने आया है, मूल का मतलब ये होता है कि x का मान ज्ञात करना है। x का मान आया 5 और माइनस 2, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 5 माइनस 2। देखिए कहाँ पे है, तो 5 माइनस 2 देखिए यहाँ पे है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखिए यहाँ भी बी है, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लैंग्वेज में है, तो आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस कोण ज्ञात करना है ना। देखिए कह रहा है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के कड़ी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जैसे देखिए आपका 18 नंबर का सवाल है, इस प्रकार से आप लगाइएगा। देखिए ये जैसे आपका क्या है, मीनार की बात कर रहे थे, ये मीनार है और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका सूर्य है, ये क्या है आपका सूर्य है। जब सूर्य मीनार में पड़ेगा तो इसकी छाया बनेगा, तो छाया ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है, यानी कि ये जो है आपकी मीनार की ऊंचाई को मानते हैं कि h है, तो इसकी जो छाया बन रहा है इसकी ऊंचाई की कितना गुना बना है, कड़ी में 3 गुना, था यानी h कड़ी में 3 बन जाएगा। ठीक, और इसको यहाँ से मिला लीजिएगा। पूछ रहा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब ये पूछ रहा है कि ये कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए ये लंब हो गए, आधार हो गया, तो क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। यहाँ मान रख लीजिए, लंब कितना है आपका h है, तो h रखेंगे। आधार कितना है, h कड़ी में 3 है, तो h कड़ी में 3 रख लेंगे। देखिए h से h कट जाएगा, 1 बटा के कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए थीटा के रूप में ही इसको सोचना है, 1 बटा कड़ी में 3 जो है किसका मान होता है, तो ये tan 30 अंश का मान होता है, किसका, 30 अंश का। तो tan से tan आपका हट जाता है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश, यानी उन्नयन कोण कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पे 30 अंश दिया है, तो ऑप्शन में देखिए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का देखिए। अब देखिए 19 नंबर का आप सवाल कैसे लगाएंगे। कह रहा है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले की संख्या आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। कहने का मतलब देखिए, इसको चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक ठोस आपका क्या है, बेलन है, कोई धातु का ठोस बेलन होगा। अब इसको पिघलाया गया है ना, तो ये जब पिघलाया जाता है तो ये गोला इस प्रकार से अनेक बने होंगे। तो कह रहा है कि ये कितना गोले की संख्या बनेगा। तो सीधा सीधा मतलब होता है कि इसका आयतन जो होता है, जब किसी वस्तु को पिघला कर दूसरी वस्तु बनाया जाता है तो उसमें सदैव आयतन बराबर होता है। तो इसका मतलब बेलन का आयतन जो होता है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, तो पहले बेलन का देखिए व्यास दिया है, तो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन के बारे में लिख लेते हैं। बेलन देखिए, बेलन की यहाँ पे क्या दिया, ऊंचाई दिया है। ऊंचाई मतलब h का मान दिया है कितना, 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए व्यास दिया है बेलन का, तो यहाँ पे पहले बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या को r से दिखाएंगे, क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो व्यास का आधा होता है, तो व्यास कितना है, 4 है, 4 का आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप गोला के बारे में दिया है, तो गोला दिया है आपका
गोले की क्या दिया है, व्यास दिया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या देखिए, बेलन की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं और गोले की त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। ये व्यास का आधा होता है तो 6/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर को हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों का आयतन बराबर होगा, तो बेलन का आयतन बराबर किसके होगा, बेलन का आयतन जो बराबर होगा, आयतन जो बराबर होगा किसके, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, इसमें अनेकों गोलों की संख्या होगा। एक गोले का आयतन निकाल कर उसमें n का गुणा कर लीजिएगा, यानी जितने गोलों की संख्या रहेगा उसमें n का गुणा कर लेंगे तो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बेलन का आयतन जो होगा, बेलन का आयतन एक गुणा में है तो एक गोले का आयतन को पक्षांतर कर लेंगे, मतलब एक गोले का आयतन यहाँ पे आ जाएगा, एक गोले का आयतन ये किसके बराबर होगा, गोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख के केवल आपको हल करना है। चलिए रख लेते हैं। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr1² h होता है, जबकि गोले का आयतन होता है कि 4/3 πr2³ होता है, और ये होता है n। ठीक, देखिए पाई से पाई आपका कट जाएगा। देखिए 4/3 भिन्न के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न पलट जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। गुणे r1 का मान कितना है, तो r1 का मान देखिए 2 है, तो r1 का मान यहाँ पे 2, यानी 2 का स्क्वायर रखेंगे, 2 का स्क्वायर गुणे h का मान कितना है, तो h का मान देख लीजिए 45 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 45 रखिएगा। और पूरा के बटा में r2, तो r2 का मान कितना है, 3 है, तो r2 का मान यहाँ 3 पे 3 घात रख लीजिए, 3 पे 3 घात, ये हो जाएगा n का मान। अब इसी को हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे, 3/4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना के 4 गुणे 45 और 3 का स्क्वायर तितली के 9। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका n का मान आ जाएगा। देखिए 4 से 4 कटेगा, 3 से 9 कटेगा और इस 3 से 15 बार में कट जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, आपका n का मान आ गया 15। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों आपको लगाना पड़ेगा, इस तरह लगाएंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो n का मान कितना हुआ, 15। अब ऑप्शन में चलिए देखते हैं 15 दिया है कि नहीं। देखिए ऑप्शन में कहीं 15 नहीं दिया है, थोड़ा सा सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए 3 घात है ना, तो यहाँ पे 3 घात होना चाहिए। देखिए यहीं पे हम मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे मिस्टेक यहीं पे हुआ है हमसे। यहाँ पे 3 पे 3 घात का मान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना होगा, 27 हो जाएगा। अब कटा के देखिए, 3 से इसको कटाएंगे कितने बार, 3 9 27, 9 बार में कटता है। कितने बार में, 9 बार में। और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 5 45, सिर्फ 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, गोलों की संख्या 5 आएगा ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप सुधार सकते हैं। गुणा भाग तो आपको आता होगा, तो कितना हो जाएगा, n का मान 5 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 20 नंबर का सवाल है। 19 नंबर का ये सवाल था आपका, अब यहाँ पे 20 नंबर का आपका सवाल है। ठीक है, देखिए आप कैसे लगाएंगे इस सवाल को कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD लंब है BC, तो AD का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। चलिए लगाते हैं इसको भी। देखिए पहला नंबर 20वां नंबर है, 20वां नंबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक बना लीजिए। ये है आपका एक समबाहु त्रिभुज, बन गया। यहाँ पे A है, B है, C है, यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए। जब लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि AD का स्क्वायर पूछ रहा है, यानी इसका मान यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 मतलब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और आपसे जो पूछ रहा है AD का स्क्वायर यानी इसका मान पूछ रहा है, तो इस त्रिभुज में आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे मान रखिए, देखिए इस प्रकार से आप मान रखिएगा कि आपका AD का मान आए, और किस रूप में आना चाहिए, DC के रूप में आंसर आना चाहिए। ये भी ध्यान आपको रखना है कि DC के रूप में ही आंसर आना है आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये है आपका कर्ण, कर्ण का मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, तो आधार क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर
प्लस लम क्या है AD का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर। और जो आपको मान ज्ञात करना है AD ज्ञात करना है, लेकिन कहीं ऑप्शन में देखिए AC का प्रयोग किया नहीं गया है, तो आपको यहाँ से AC हटाना पड़ेगा। देखिए AC हटेगा कैसे, तो देखिए आप यहाँ समबाहु त्रिभुज है, इसका इस भुजा का मान, इस भुजा का मान, इस भुजा का मान जो होगा बराबर होगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हम AC की जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं, BC का यूज कर सकते हैं। इसलिए कि आपको AC तो लाना नहीं है, तो AC हटाना पड़ेगा। तो AC की जगह क्या प्रयोग करेंगे, BC। तो यहाँ पे BC का स्क्वायर कर लीजिएगा बराबर DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए जो BC होता है ना, जब यहाँ से लम डाला गया है तो इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा। जब 2 बराबर भाग में बांट देगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि DC लिख सकते हैं। कितना, ये देखिए ये भुजा बराबर होगा, तो हम यहाँ पे BC की जगह पर लिख सकते हैं कि DC, यहाँ 2DC लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2DC का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2DC का स्क्वायर। अब DC ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस साइड पे DC है, इसलिए DC लिख रहे हैं। DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 2 दूना का 4 हो जाएगा, यहाँ पर DC का स्क्वायर होगा। इस DC को इधर कर लीजिए, माइनस DC का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दीजिए। जब 4DC स्क्वायर में से माइनस DC स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 3DC का स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर। और आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में, चलिए ऑप्शन में चलिए, और यही तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे पूछ रहा है AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर कितना आपका आया है, AD का स्क्वायर आया है 3DC का स्क्वायर के बराबर आया है। अब ऑप्शन में देखिए 3DC स्क्वायर है कहाँ पे, तो ऑप्शन में देखा 3DC स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो जब भी आपके समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आता है तो वहाँ पे भुजाओं का अनुपात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था 20 बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को आपको बताते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए ये खंड ब है। खंड ब में ये सभी आपका होमवर्क में रहेगा, इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न बताएं। 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें इन सभी प्रश्नों को हल जरूर करा देंगे। वहाँ पे समझ में आ गया ना। तो जितना भी प्रश्न कराया जाए सभी प्रश्नों को डिटेल में करा रहे हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कीजिए, जिससे उससे संबंधित। देखिए एक चीज़ बता दें, आपके बोर्ड के एग्जाम में जो प्रश्न आ रहा है, जो कराया जा रहा है यही पे आएगा प्रश्न। बस हो सकता है कि जो पेपर में आएगा थोड़ा सा अंक आपका इधर उधर हो सकता है। समझ में आ गया ना। लेकिन नियम जो बता रहे हैं इसी नियम पे आपके सवाल आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।